चलो अब स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अब यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल की करेक्ट ज्योमेट्री, करेक्ट शेप, बॉन्ड एंगल्स, एवरीथिंग बहुत डीप में समझाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात कॉमन वाली है जो कि आपको हमेशा से बता रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तब जाकर बॉन्ड फॉर्मेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देख लें जरा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। क्या लिखा है कि एज मेनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी मिक्स्ड, देन उतने ही क्वांटिटी में हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मिक्स होंगे। मान के चलो कि आपको दिखाई दे रहा था कि 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 3 नए हाइब्रिड भी बनेंगे। ठीक है, अब वो 3 का कॉम्बिनेशन कैसे होगा वो भी आपने मीथेन में देख ही लिया होगा। ठीक है, कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे, कितने ऑर्बिटल क्रिएट हो रहे थे, तो ये सारी चीजें देख ली ना आपने। देन अब जरा चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड मस्ट हैव इक्वल एनर्जी। पहली बात तो एनर्जी में सेम थे। ठीक है, एंड इक्वल परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर और डी कैरेक्टर अगर है तो वो भी होना चाहिए वहां पे। परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कैसे देखते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ सो अब यहां पर देखना सबसे पहले फॉर अ पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसी पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में बात कर लेंगे, लाइक sp, sp2 या sp3, sp3d, sp3d2 या sp3d3। ठीक है, तो अगर मुझे ये देखना है कि s कैरेक्टर जो है अगर ज्यादा है, इफ s कैरेक्टर इज मोर द ऑर्बिटल बिकम बल्की। क्यों? एस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मान के चलो कि दो चीजों को मैं कंपेयर करूंगा, यहां मान लेना x और यहां मान लीजिएगा y। अगर ये है एस कैरेक्टर जरा सा और ये p ऑर्बिटल बहुत बड़ा है तो क्या बोलोगे भाई? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज लेस। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो इतना बड़ा एस ऑर्बिटल है और जरा सा p है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर विल मोर। ये हमें कैसे पता लगेगा? अगर मान के चलो कि ये 1s है और ये आपका 4p है तो हो गया, पता लग गया कौन छोटा कौन बड़ा। और अगर मान के चलो कि ये 4s है और ये सिर्फ और सिर्फ 2p है तो आपको पता लग गया कौन बड़ा कौन छोटा। तो भाई यहां पे सीधी सीधी बोली जा रही है कि अगर किसी पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या था? 1s और 4p की मिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल थी। यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या था? 4s और 2p की मिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहला रही है। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें और अगर हमें यह पता लगता है कि s कैरेक्टर ज्यादा है तो ऑर्बिटल बल्कि हो जाएगा लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। ठीक है, और दूसरी बात यह है शॉर्टर भी हो जाएगा। शॉर्टर कैसे भाई? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगी, यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी। सिमिलरली p कैरेक्टर अगर ज्यादा है लाइक दिस, p कैरेक्टर ज्यादा है लाइक दिस, तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? थिनर एंड लॉन्गर हो जाएगा। थिनर एंड लॉन्गर मतलब स्ट्रेचेबल है ये। ठीक है, p कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ओके, एक बात याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे p कैरेक्टर कितना है और यहाँ p कैरेक्टर थोड़ा सा एंटर कर गया इसके अंदर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। कोई भी पकड़ लिया मैंने sp3d, मुझे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले बात करनी चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा तो मुझे कैसे निकालना है भाई? ये कितना हो गया? 1, 3 हो गए p और 1 हो गया d, तो टोटल ऑर्बिटल कितने मिक्स हुए? 1s, 3p, 1d, टोटल 5 ऑर्बिटल मिक्स हुए। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आंसर आया मेरा 20%। यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 20 निकला। p कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कितने p हैं? 3। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो p कैरेक्टर कितना निकला? 60। तो p कैरेक्टर अगर ज्यादा निकला है तो जरा पिछली स्लाइड पे वापस आते हैं। ठीक है, p कैरेक्टर अगर ज्यादा निकला है तो क्या बोलेंगे? p कैरेक्टर इज मोर। इसका मतलब ऑर्बिटल क्या हुआ?
थिनर एंड लॉन्गर, थिनर एंड लॉन्गर। सो हे गाइस, स्टार्ट करते हैं अब हम sp3d में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की कैलकुलेशन। ओके, इससे पहले आप लोगों ने sp3, sp2 और sp के अंदर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर डिटरमाइन करना सीख लिया था। ओके, नाउ सो अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं sp3d के अंदर परसेंटेज ऑफ d कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, सो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने मिक्स हो रहे हैं यहां पर 5, एक s, 3 p और एक d। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया और मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं परसेंटेज ऑफ d कैरेक्टर। सो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 20% d कैरेक्टर अवेलेबल होता है। ओके, सिमिलरली अदर टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अदर टाइप के हाइब्रिडाइजेशन यानी कि अब जो रिमेनिंग रह गए जो मैंने आपको नहीं बताए हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका क्या sp3d2, ओके, sp3d3। ये जो दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है, आई होप आप लोगों को एक एलिमेंट्री आइडिया लग गया होगा किस तरीके से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकाला जाता है, कैसे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर निकालते हैं और किस तरीके से हम लोग परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर डिटरमाइन करते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब कि एक तरीके के हाइब्रिडाइजेशन के ही कंसेप्ट के अंदर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की कहानी एक्चुअली है क्या। ओके, सो जरा फोकस करिएगा कि जस्ट सपोज इनिशियली अगर मैं बात करूं sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये जो sp है ये पूरा का पूरा क्या है बेटा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50% और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर होता है 50%, यानी कि 50-50। सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका sp2 है तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इसमें होता है 33.33%, as well as percentage of p character is your 66.67%, जो रिमेनिंग रह गया। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज योर 25 and the remaining would be your percentage of p character and that will be your 75%। ओके, नाउ जैसा कि आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल ऑलरेडी प्रीवियसली दिखा चुका हूं मीथेन का। सो अगर मैं मीथेन की बात करूं तो यहां पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सब लोग जानते हैं, कार्बन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज व्हाट 2s2 2p2। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? दिस इज योर 2s, दिस इज योर 2px, this is your 2py, this is your 2pz। okay, so 2s fully filled, 2px unpaired electron, 2py unpaired electron, 2pz completely vacant। so these two electrons of 2px and 2py respectively will participate in bond formation to make methane molecule। okay, to make methane molecule। so now guys, ग्राउंड स्टेट के बाद अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो गाइस हम लोग एक्साइटेड स्टेट में करते क्या है, 2s का अनपेयर्ड 2s का जो पेयर्ड वाला फॉर्मेशन है यहां से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हैं कहां पर 2pz में। सो फाइनली अब आपको क्या ऑब्जर्वेबल होगा, we have 1 electron in 2s, we have 1 electron in 2px, we have 1 electron in 2py, we have 1 electron in 2pz। That means we have 4 unpaired electron. That means carbon is showing 4 valency for bond formation. That means carbon can make 4 bonds and that too are our sigma bond। okay, so guys, hydrogen का electronic configuration everyone knows, that is 1s1। that means in s orbital hydrogen having 1 electron। so this is the common sense that will overlap with each other। so guys, you are forming 4 type of sigma bond, okay, with the help of 1s orbital of hydrogen and 2s orbital of carbon। okay, then 1s orbital of hydrogen and 2px orbital of carbon, 1s orbital of hydrogen and 2py orbital of carbon, 1s orbital of hydrogen and 2pz orbital of
carbon. Okay, that means you have 4 different orbitals. Okay, hybrid orbitals. So guys, these 3 sigma bonds are minorly different with respect to this sigma bond, because this sigma bond having less energy if we compare with these 3, because 1s and 2s, that means s orbitals are mixing, and we know very well s orbital having less energy with respect to p orbitals. Okay, so now guys, we are talking about hybridization. So how many orbitals are mixing? 4 variant of mixing. Okay, so s plus px, s plus py, s plus pz. Okay, so this type of hybridization we are observing here. So guys, so obviously the hybridization would be what? sp3. Okay, समझ में आ रही मेरी बात? So आपको यहां पे sp3 के बारे में पता लग गया होगा, p ऑर्बिटल्स किस तरीके से s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रीवियस अप्रोच में आपको बता चुका हूं। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। So due to hybridization theory, we know the exact shape, we know the exact geometry, we know the exact angle. ठीक है, we know the bond length, we know the bond strength, okay, everything. So the CH4 molecule geometry would be your tetrahedral. Okay, so tetrahedral means what guys? Suppose this is your hydrogen, this is your hydrogen, here one hydrogen, here one hydrogen. Okay, the bond angle is your 109 degree 28 minute, and the geometry is called as tetrahedral. Geometry is called as tetrahedral. So here you can see this this type of diagram here. ठीक है, here you can see this type of diagram here. What is it? It is called as wedge. Okay, and here you can see dash. Wedge and dash means what guys? Just suppose this is your carbon atom. ठीक है, just suppose this is your carbon atom. We have a spherical shape. This is your carbon atom. Okay, कोई example नहीं है, कुछ है नहीं यहां पे, forget it. This is your carbon atom. Okay, just imagine. Okay, now कार्बन की 4 वैलेंसी, चारों पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, सुनना मेरी बात। सो कार्बन की जो वैलेंसीज होती हैं वो इस तरीके से होती है, वी शेप में। ठीक है, यानी कि ये आपका कार्बन का स्फीयर हो गया, 2 वैलेंसी आपकी ऐसी जा रही हैं, ठीक है, और 2 वैलेंसी आपकी ऐसी जा रही है। मतलब कि एक वैलेंसी सामने और एक वैलेंसी पीछे, और ये 2 वैलेंसी इस टाइप की। ठीक है, तो प्लेनर हो गई, प्लेनर हो गई। 2 वैलेंसी वर्टिकल प्लेन में, 2 वैलेंसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ओके, वर्टिकल प्लेन की वैलेंसीज तो परफेक्ट है, बट हॉरिजॉन्टल प्लेन की वैलेंसीज में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। एक वैलेंसी आ रही है बाहर और एक वैलेंसी जा रही है पीछे। जो बाहर वाली वैलेंसी है दैट इज नोन एज वेज टुवर्ड्स टू व्यूअर, देखने वाले की तरफ। ठीक है, एंड डैश मींस व्हाट? अवे फ्रॉम व्यूअर, देखने वाले से दूर। तो ये वाली वैलेंसी होगी आपकी वेज और ये वाली वैलेंसी होगी आपकी डैश। ये दोनों प्लेनर वैलेंसी हैं, अपने को इनको छेड़ना ही नहीं है। समझ गए? ये मैं बताना चाहता था। नाउ आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सारे के सारे बॉन्ड एंगल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने हैं? आइडेंटिकल, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। दूसरी बात, ऑल ओवरलैप जो है वो sp3 है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो आइडेंटिकल है, ये भी बार बार बताने की जरूरत नहीं है आई गेस। ठीक है, एक छोटा सा नोट पॉइंट है, जरा देखते हैं उस नोट पॉइंट को। अब मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं, सुनना जरा। यहां पर क्या लिखा है? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल वन कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करना है नेचर में तो उसे एक कंडीशन जरूर फुलफिल करनी चाहिए, एंड दैट वुड बी व्हाट? The energy released during bond formation after hybridization should be greater than
द सम ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी एंड हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। सो गाइज आपसे क्या कहा जा रहा है कि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी मतलब कि बॉन्ड बनाने के दौरान जो रिलीज हो रही है एनर्जी उसे ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ग्रेटर देन है किससे, एक्साइटेशन एनर्जी और हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी के सम से। यानी कि सीधी सिंपल सी बात है, आपसे यह कहा जा रहा है कि आपकी बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्साइटेड एनर्जी के सम और हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी के सम से। ये कहानी है, ये मैं कहना चाहता हूं। ये क्या है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टेंस। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द मेन पॉइंट if any molecule want to exist, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना चाहता है तो उसे ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी, एक्साइटेड एनर्जी और हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी के सम को लेस होना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी से, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज हुई एनर्जी ही डिसाइड करती है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं। लाइक 42 किलो जूल पर मोल और 10 किलो कैलोरी पर मोल, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो ये वही कहानी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, एंड दैट वुड बी व्हाट, सराउंडिंग एटम्स अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हो, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इन केस सराउंडिंग एटम ऑक्टेट पूरा नहीं करते तो शायद कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, आपने रॉन्ग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है या रॉन्ग लुईस थ्योरी को एक्वायर करते हुए गलत चीजें गेन की हैं ना। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले स्मॉल एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, यहां चेंज लिखा हुआ है, ये आर आएगा, चार्ज है ये। समझ गए मेरी बात, क्या क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला है आपका। एन कैलकुलेट करना है तो एन में क्या करना पड़ेगा, ये आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टोटल वैलेंस शेल electrons of all atoms minus number of negative charge ठीक है माइनस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये कहानी है, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं यार, और फिर हम बात करेंगे आगे की कहानी की, ठीक है। सो n इज इक्वल टू वॉट, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये इतना इतना, ठीक है, ये q क्या आपको रिप्रेजेंट करता है, q इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपको क्या बताएगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड है। देन r जो है, R आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। R क्या बताता है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दैट मींस व्हाट, दैट मींस R डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ लोन पेयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। R डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, लोन पेयर कहां देखना है, ऑन सेंट्रल एटम की कहानी है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ओके, नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया सेंट्रल एटम पे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। जैसे ही आप सिग्मा बॉन्ड की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं
और लोन पेयर की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, इसे और कैसे देखेंगे? सबसे पहले लिमिटेशंस तो देख लेते हैं यार। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के? लिमिटेशन सबसे पहली बात यह है कि आपके n की वैल्यू शुड नॉट बी ऑड इन नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये नहीं आनी चाहिए आपके n की वैल्यू। ठीक है, दूसरी बात, ऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कंसिडर्ड एज 7। ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, इसे 7 कंसीडर करने का एक छोटा सा लॉजिक है जो कि आप लोगों ने मेंडलीव में देखा होगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, कि हाइड्रोजन की पोजीशन इज स्टिल कंट्रोवर्शियल, वी कैन पुट इट ऑन इन हैलोजन ग्रुप आल्सो एज वेल एज इन एल्कलाई मेटल आल्सो। ओके, सो हाइड्रोजन की वैलेंसी कंसीडर की जा रही है 7, दैट इज एन अजम्पशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इस बात का खास ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, वो 7 की जगह 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल सेंट्रल एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें एक ही सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल है, या फिर ऐसे आप ये भी बोल सकते हैं एक्सेप्शनल केस, जैसे कि ईथेन है, 2 सेंट्रल एटम है, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी यहां पर या ये लिमिटेशन के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। ये बेंजीन है आपका C6H6, ठीक है, और ये आपका क्या है गाइस, CH3CONH2, ठीक है, इथेनामाइड है आपका। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें आपको मल्टीपल सेंट्रल एटम्स दिखाई देंगे, वहां पर लिमिटेशंस लग जाएंगी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की। ओके, नाउ अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है स्मॉल n का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ ऑल दी एटम्स। कितने एटम्स है हमारे पास? 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट मीन्स व्हाट, हमारे n की वैल्यू आ गई 16। नाउ q कैसे निकालेंगे? n डिवाइडेड बाई 8, 16 डिवाइडेड बाई 8, सो q की वैल्यू आ गई है 2, दैट मीन्स व्हाट, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर हेयर, दैट मीन्स व्हाट, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर हेयर। ठीक है, r की वैल्यू देखी जाए, r की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड या फिर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पहले भी देख चुके हैं, ऐसे बनता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं, तो एक भी लोन पेयर नहीं है। बट सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है, लेकिन हम सराउंडिंग एटम के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? हमारे सेंट्रल एटम के लोन पेयर के बारे में, सेंट्रल एटम के लोन पेयर के बारे में। और कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, नो लोन पेयर, कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। कितने सिग्मा बॉन्ड? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो भाई मान के चलो पहला सिग्मा ये, दूसरा सिग्मा ये, दैट मीन्स व्हाट, हमारे Q की वैल्यू एकदम करेक्ट आई है। ठीक है, R की वैल्यू भी एकदम करेक्ट है। नाउ नंबर ऑफ लोन पेयर है 0, ठीक है, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 2। सो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग आगे मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, उस चार्ट में सब कुछ लिखा होगा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। सो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करूं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 2, तो ये कौन सा वाला कॉम्बिनेशन बना? 2 + 0 का। 2 + 0 मतलब समझ में आ रही मेरी बात? 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर
यही क्या है आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कॉमन सेंस वाली बात है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब व्हाट, हाँ कॉमन सेंस, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब सीधा सीधा वैल्यू कितनी आई है, 2 भाई। 2 + 0 इज इक्वल टू व्हाट, 2 ओनली। अब 2 का मतलब क्या होता है, या तो S या तो P, ऐसा होता है क्या? अरे 2 का मतलब S और P ही होगा, मिनिमम हाइब्रिडाइजेशन ही SP होता है। कॉमन सेंस की बात है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा SP है, ठीक है। अगर 3 लिखा होता तो मैं पता है क्या सोचता, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आते, इन केस 3 आते, तो शायद मैं ये सोच लेता कि sp2 होता। क्यों? 1 S 2 P, ठीक है। तो ऐसी कहानी मुझे देखनी है, ठीक है। 2 का मतलब S और P, ये कॉमन सेंस है मेरा, समझ में आ रही है मेरी बात। और भी अदर एग्जांपल्स आपको दिखाई देंगे, लाइक PCl4, ठीक है, सुनना मेरी बात। PCl4, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, काउंट करो, देखो क्लोरीन थर्ड पीरियड 3s2 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन, ओके। कितने क्लोरीन है, 4, 7 चक्को 28, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 28, बट हियर 1 पॉजिटिव चार्ज इज अवेलेबल, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, दैट मीन्स इन 28 1 electron should be removed, that the value is 27. so n की वैल्यू आ गई 32, ठीक है। q की वैल्यू क्या आ गई, n डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 32 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि q कह रहा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। q क्या कह रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 क्लोरीन, यानी कि फास्फोरस ने क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है। फास्फोरस के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से, ठीक है। जैसे कि अभी ऑलरेडी आप लोगों ने पिछली स्लाइड्स पर कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं, अब एक और करते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जस्ट अ मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज BeH4 ठीक है। अब आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली बताया हुआ है कि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज व्हाट गाइस, 2s2, यानी कि बेरिलियम के s ऑर्बिटल ऑलरेडी फुली फिल्ड है, फिर भी बेरिलियम बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है। सो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BeH4 आयन, ठीक है। तो अगर मुझे सबसे पहले यहाँ पे n कैलकुलेट करना है, तो n कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल दी एटम्स। तो बेरिलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, प्लस हमारे पास अवेलेबल है 4 ऑक्सीजन और उसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस हमारे पास 2 का नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। तो अगर इस तरीके से कैलकुलेशन की जाए तो गाइस क्या आंसर आएगा आपका, जल्दी से मुझे बताइए। 2 और 2 4 और 2, सीधी सिंपल सी बात है भाई, ये अपना आ गया 8। अब अगर मुझे Q की वैल्यू निकालनी है, Q क्या होता है मेरा, Q क्या होता है, बॉन्ड्स, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है भाई, मैं करूंगा क्या यहां पे, 8 डिवाइडेड बाई व्हाट, 8 डिवाइडेड बाई व्हाट क्या करूंगा मैं भाई, सीधी सिंपल सी बात है, यहां पे हमें करना क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, पता चल जाएगा कि 4 बॉन्ड्स हैं। R की वैल्यू सीधी सिंपल सी बात है, एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है, एक भी लोन पेयर नहीं है, यस और नो, ऑब्वियसली, ठीक है। सो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा मेरे लिए, sp3 होगा। और मेरे पास एक और बेटर एग्जांपल है, जस्ट अब आप देखिएगा यहां पे, ये सारी कहानी हो गई। अब मैं लूंगा एक नया एग्जांपल, और वो एग्जांपल है आपका, यहां पर मैं इस तरीके से दिखाता हूं, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारा XeO2F2। अब कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहां पे क्या, n की वैल्यू। जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस, कॉमन सेंस की बात है, यहां पे वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, जीनोन तो ऑक्टेट पूरा करके बैठा हुआ है, सीधी सिंपल सी बात है, 0 कंसीडर करूंगा मैं इसे। रही बात हमारे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन हमारे पास हैं। फिर हम फ्लोरीन की बात करेंगे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और हमारे पास कितने हैं, यहां पे 2 फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये कहानी आ जाएगी आपके n की।
सो आपको अब ये कैलकुलेट करना है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, फिर आप क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या वैल्यू आएगी, r की वैल्यू क्या होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये सब क्या है आपके लिए एक होमवर्क टाइप का है, ठीक है। ये आपको पूरी तरीके से खुद कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई मेरी बात। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे एक आध और कोई एग्जांपल देख लिया जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब जस्ट सपोज गाइस, आपके पास दो सेंट्रल एटम वाला कोई स्पीशीज आता है। जस्ट सपोज, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और भाई साहब इसका नाम है इथेन। क्या नाम है इसका, इथेन। दो सेंट्रल एटम, फर्स्ट वन इज सेकेंड वन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H6। अब देख सकते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सिमिलरली अब अगर मैं यहां पे बात करूं आपकी, तो ये कंपाउंड देखिए जरा, एक कार्बन एटम उससे कनेक्टेड 3 हाइड्रोजन और 4th वैलेंसी पर अनदर कार्बन एटम है। उस कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कनेक्टेड है, बॉटम पोजीशन पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। क्यों, 3 वैलेंसी तो यही एक्वाइड हो गई है, 4th वैलेंसी पे नाइट्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। एक तो कार्बन से 2 हाइड्रोजन से एक लोन पेयर है। सो अब कॉमन सेंस की बात है यहां पे, यहां हर एक स्पीशीज का, ये कार्बन का, ये कार्बन का, ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे। तो यहां पर बात करें तो sp3 है, बिकॉज 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर। यहां पर हम लोग देखें आप, ठीक है, यहां पर देखें हम लोग जरा, बॉन्ड कितने हैं यहां पे, 2 सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। नाइट्रोजन की बात करें तो 3 सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। सिमिलरली आपको ये दिखाई दे रहा होगा, क्या है ये, बेंजीन है। कितने कार्बन एटम्स है यहां पे गाइस, ये है 6 कार्बन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम है यहां पे, 6 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन, ठीक है। क्या नाम है इसका, बेंजीन। तो यहां पर कार्बन देख रहे हैं डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यानी कि हर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है, ये भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है। समझ में आ रही मेरी बात। सो ऑल कार्बन एटम हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। फिर हम लोग बात करते हैं एक नोट पॉइंट की, और वो नोट पॉइंट क्या है आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज अवेलेबल है। क्या लिखा हुआ है, इन जनरल द हाइब्रिड ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड एक्सेप्ट इन बेंजाइन C6H4। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बेंजीन क्या होता है। सबसे पहले जरा बेंजीन पे नजर मारिए। डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर अवेलेबल है, ओके। यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये 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 भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, हाइड्रोजन को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं। सो कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, कार्बन है। सो कॉमन सेंस की बात है, हाइड्रोजन तो H+ आयन की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। अगर मान के चलिए मैं इस बेंजीन से किसी भी 2 एडजेसेंट पोजीशन, जस्ट सपोज ये 1 नंबर पोजीशन है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर पोजीशन है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर पोजीशन है। वैसे तो ये पार्ट पूरी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, लेकिन फिर भी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होती, इनऑर्गेनिक में होती है, वो भी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। इसलिए मैं आपको यहां पे इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ठीक है। तो जस्ट सपोज के मान लीजिए कि मैंने यहां से 2 हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट कर दिए, यानी कि 2 प्रोटॉन निकाल दिए। अब मेरे पास ये स्ट्रक्चर किस तरीके से अवेलेबल है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अवेलेबल होगा मेरे पास, ठीक है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो एज इट इज रहेंगे। यहां हाइड्रोजन अवेलेबल था, यहां हाइड्रोजन अवेलेबल था, यहां हाइड्रोजन अवेलेबल था, ये हाइड्रोजन अवेलेबल था। ये जो 2 हाइड्रोजन मैंने निकाले हैं, ये मैंने 1 नंबर और 2 नंबर से निकाले हैं एडजेसेंटली, ठीक है।
सो अब मेरे पास अवेलेबल क्या है कि भाई ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एक ऑर्बिटल मेरे पास ये है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके गए थे। तो अब क्या होगा, ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो आपकी एक नई स्पीशीज जनरेट होगी और वो स्पीशीज कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आप लोगों को। अब बार बार हाइड्रोजन एटम्स में दिखाऊंगा नहीं। तो ये जो डबल बॉन्ड हुआ करता था पहले, अब वो एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है बेंजाइन। क्या नाम है इसका? बेंजाइन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? कार्बन तो 6 है लेकिन हाइड्रोजन 4 है इस बार, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है। तो ये आपसे बोली जा रही है कि इन जनरल द हाइब्रिड ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। अगर ये फ्यूचर में बनाना भी चाहता तो ये कम से कम सिग्मा बॉन्ड बनाता, क्योंकि गाइस सीधी सीधी कैसी ओवरलैपिंग होती है यहां पे आपको दिखाई देता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, किसके लिए? बेंजीन के केस में, जो कि बेंजाइन प्रोड्यूस कर रहा है। और यहां क्या बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये आपको यहां पे नोट डाउन करना है, ये बात आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। वो रहा बेंजाइन जो कि बेंजीन से बना है। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये ओवरलैप करते हैं, ये ओवरलैप करते हैं। कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं? sp2 कार्बन और sp2 कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं और फ्यूचर में इसको क्या बना दे रहे हैं? sp ये बाकी के तो sp2 ही रहेंगे, ये भी आपका sp2 रहेगा, ये भी आपका sp2 रहेगा और ये भी आपका sp2 रहेगा। ये बात समझ में आ रही मेरी बात?